अली हसन एक खूबसूरत और शरीफ नौजवान था। दरमियाने तबके के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से तल्लक रखता था। शहर में उसके दो मकान, एक कार और कुछ ज़मीन जायदाद भी थी। वो अपनी माँ आबदा और छोटी बहन आयशा के साथ रहता था। बाप का इंतकाल कुछ अर्सा पहले ही हुआ था। इसीलिए आबदा ने बेटे से कहा कि गांव वाला पुराना मकान बेच दिया जाए। गांव में उनके दादा का बनाया हुआ एक पुराना मकान और 2 एकड़ ज़मीन भी थी, जो दादा ने अली हसन के नाम की हुई थी। दादा को अली हसन से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर अब गांव में उनके ख़ानदान का कोई नहीं रहता था। सब शहर आ गए थे। चुनाचे आबदा ने फैसला किया कि गांव की ज़मीन और मकान फ़रोख्त कर दिए जाएं। अली हसन सुबह की बस पकड़कर गांव के लिए निकल पड़ा। गांव शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर था। बस रास्ते में जगह जगह रुकती, नए मुसाफिर सवार करती आगे बढ़ रही थी। जब गांव अभी 50 किलोमीटर दूर था तो बस एक स्टॉप पर रुकी। वहाँ एक निहायत हसीन लड़की अपनी खाला और छोटी बहन के साथ बस में चढ़ी। अली हसन लोगों को देख रहा था, मगर जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, वो ठहर सी गई। वो सादा कपड़ों में थी, मगर चेहरे की मासूम मुस्कुराहट और सलीका उसे खास बनाए हुए थी। अली हसन की नज़रें उस पर जम गईं। उसे लगा जैसे बरसों की तलाश ख़त्म हो गई हो। जब लड़की की निगाह अली हसन पर पड़ी तो वो भी बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। फिर शर्मा कर नज़रें झुका ली। गांव पहुंचते ही बस रुकी। लड़की ने अली हसन को एक नज़र देखा और खाला और बहन के साथ उतर गई। इत्तेफाक से वही गांव था जहां अली हसन को भी उतरना था। अली हसन भी बस से उतरा और कच्ची सड़क पर चलने लगा। वो दोनों लड़कियां और उनकी खाला आगे जा रही थी, अली हसन पीछे पीछे। ताकुब का कोई इरादा नहीं था, मगर मंजिल एक ही थी। लड़की ने आहिस्ता से खाला से कहा, खाला जी, वो लड़का कब से हमारे पीछे आ रहा है, पता नहीं कौन अजनबी है। खाला रुकी, पीछे मुड़कर देखा, फिर इशारे से अली हसन को बुलाया और पूछा, बेटा कौन हो तुम, पहले कभी यहाँ देखा नहीं। अली हसन मुस्कुरा कर बोला, खाला मैं अब्दुर्रहमान साहब का बेटा अली हसन हूँ। मेरे दादा का पुराना मकान और ज़मीन जहाँ पर है, वालिद साहब अब दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए मकान बेचने आया हूँ। खाला खुश हुई, उसकी पीठ थपथपाई और बोली, अच्छा तुम तो हमारे पड़ोसी के बेटे निकले। अरे वाह, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें देखा था, अब तो जवान और खूबरो हो गए हो। आओ हमारे घर चल के खाना खाओ। खाला की बात सुनकर अली हसन शर्मा गया और लड़कियां दबे होंठों हंसने लगी। खाला के साथ वो गांव की तरफ चलने लगा। रास्ते भर खाला बातें करती रही, गांव के लोगों की पुरानी यादों की, और साथ साथ अपनी बेटी आयशा और भांजी सहरिश का तारुफ भी करवाया। अली हसन और सहरिश ने नज़रें मिलाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। खाला की बातें जारी थीं, मगर दोनों की निगाहें चुपके चुपके एक दूसरे से उलझी रहीं। जब वो घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। खाला ने सहरिश से पानी लाने को कहा। सहरिश ने सबको पानी पिलाया, फिर खाला के कहने पर खाना बनाने चली गई। खाने में जब अली हसन ने सहरिश के हाथों के पकवान का पहला नवाला मुंह में डाला तो जैसे दीवाना हो गया। माँ के हाथ के बाद ये पहला जायका था जिसने दिल छू लिया। अली हसन तारीफ करता जा रहा था और सहरिश शर्माए मुस्काए जा रही थी। खाने के बाद खाला ने कहा, बेटा आज यहीं रुक जाओ, शाम को तुम्हारे मामू भी आ जाएंगे, फिर तुम्हें मकान दिखा देंगे। अली हसन ने माँ को फ़ोन करके इतला दी कि वो खाला के यहाँ रुक रहा है। माँ ने इत्मीनान से इजाज़त दे दी, क्योंकि ज़मीन के खरीदार का बंदोबस्त वो पहले ही कर चुकी थी। रात को खाने के बाद सब आंगन में बैठे, गांव के लोग मिलने आए। खुशखबरियाँ हुई, फिर सब अपने अपने कमरों पर या छत पर जाकर सो गए। अली हसन दिल ही दिल में मौका ढूंढ रहा था कि सहरिश से कुछ बात कर सके। रात को उसकी आंख खुली तो देखा सहरिश घड़े के पास पानी पी रही थी। शायद उससे भी नींद नहीं आ रही थी। आयशा सो रही थी। अली हसन उठा और सहरिश के पास चला गया। सहरिश ने उसे आते देखा, मगर वहीं खड़ी रही। अली हसन के पास पहुंचने पर उसने पानी का गिलास बढ़ाया। अली हसन ने गिलास देते हुए धीरे से कहा, सहरिश मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, अगर तुम भी चाहो तो मैं अम्मी से बात करूँगा। सहरिश ने निगाह उठाई और शर्माते हुए वहाँ से चली गई। ये देखकर अली हसन के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। सहरिश खाला के पास चली गई और अली हसन अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। दोनों रात भर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहे। सुबह हुई तो आयशा सहरिश को छेड़ने लगी, रात को नींद नहीं आई थी ना। सहरिश शर्मा कर बोली, पागल मत बनो, कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो। अली हसन सुबह तैयार होकर खालू के साथ ज़मीन के कागजात का काम निपटाने गया। दोपहर को वापस आए तो खाला ने खाना तैयार रखा। अली हसन ने सबसे रुखसत होने की इजाज़त ली, क्योंकि अब उसे शहर वापस जाना था। जाते वक्त उसकी नज़रें सहरिश को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं पर भी दिखाई ना दी। जब वो बस स्टेशन के करीब पहुंचने वाला था तो सहरिश अचानक सामने आ गई। उसे देखते ही अली हसन के चेहरे पर खुशी छा गई। दोनों ने चुपके चुपके बातें की, वादे किए कि जल्द दोबारा मिलेंगे। जाते वक्त अली हसन बोला, जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने।
सहरिश की आंखें भर आईं। वो तब तक अली हसन को देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। शहर पहुंचकर अली हसन की माँ आबदा ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा लगता है गांव से कोई दिल में बसा लाए हो। अली हसन हंसकर बोला, अम्मी आपको कैसे पता चला। आबदा बोली, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे चेहरे की खुशी सब बता रही है। अली हसन ने कहा, अम्मी वो खाला की भांजी है, नाम सहरिश, मैं उसे पसंद करता हूँ। आबदा के चेहरे पर हल्का सा रंग बदला, मगर वो बोली, अच्छा ठीक है, पहले जाकर हाथ मुंह धो, खाना खाओ, फिर बात करेंगे। अली हसन खाना खाते हुए सहरिश के हाथों के बनाए खाने की तारीफ करता रहा। उसने अम्मी से कहा, अम्मी आप उसे ज़रूर मिलना, बहुत नेक दिल लड़की है। आबदा खामोशी से मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा, पहले खाना खा लो। रात को आबदा जागी जागी सी रही, नींद आंखों से गायब थी। दिल में ख्यालों का तूफान था। वो जानती थी कि सहरिश गरीब घर की लड़की है और वो चाहती थी कि बेटे की शादी किसी अमीर घराने की बेटी से हो जो जहेज के साथ बहुत कुछ लाए। मगर वो ये भी देख रही थी कि अली हसन पहली बार दिल से खुश है। सुबह हुई तो वो इबादत में लगी थी कि अली हसन ने फिर सहरिश की बात छेड़ दी। आबदा ने प्यार से समझाने की कोशिश की, बेटा वो लड़की गरीब घर की है, तुम्हारे लायक नहीं है। मगर अली हसन जिद पकड़ गया, अम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सहरिश से, अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। आबदा ने तवील खामोशी के बाद हार मान ली। उसने खाला को फ़ोन किया और रिश्ता पक्का कर दिया। खाला पहले से ही दिल में चाहती थी कि ये रिश्ता हो जाए। उन्होंने सहरिश के वालिदैन से बात की, जिन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। सहरिश की खबर सुनते ही खुशी से झूम उठी, जैसे उसके दिल को करार मिल गया हो। 2 दिन बाद अली हसन, माँ, बहन और रिश्तेदार मंगनी के लिए गांव पहुंचे। सबके सामने अली हसन और सहरिश की मंगनी हुई। नीली साड़ी में सहरिश इतनी हसीन लग रही थी कि सबकी नज़रें ठहर गईं। अली हसन के दिल में ख्याल आया, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात हैं। आबदा ने बहू को तोहफा दिया, मगर दिल के अंदर एक कांटा चुभता रहा। अगले दिन अली हसन ने सहरिश के साथ लंबा वक्त गुजारा, बातें की, ख्वाब देखे। अभी वो बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा कमरे में दाखिल हुई। दोनों को देखकर हंस पड़ी, माहौल हल्का हो गया। जाते वक्त अली हसन ने सबसे दुआएं ली और शहर वापस आ गया। अब दोनों रोज़ रातों को फ़ोन पर घंटों बातें करते। मोहब्बत और बढ़ती गई। 1 महीना यूं ही गुजर गया। फिर शादी की तारीख तय हुई, अगले महीने की। वक्त जैसे पर लगा कर उड़ गया। शादी का दिन आ पहुंचा। सहरिश 16 सिंगार किए दुल्हन बनी बैठी थी, बेचैनी से बारात की राह तकती। जैसे ही बारात पहुंची वो खिड़की से झांक कर देखने लगी। दुल्हन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। बारात पहुंची, इस्तकबाल हुआ। अली हसन दूल्हा बनकर सबकी आंखों का तारा लग रहा था। फिर जब सहरिश आई तो वो भी परियों जैसी लग रही थी। निकाह हुआ, सब खुशियों में गुम हो गया। रुखसी के वक्त सहरिश माँ बाप से लिपट कर बहुत रोई। अली हसन ने उसे संभाला, गाड़ी में बिठाया और अपने शहर ले आया। घर पहुंचकर आबदा ने बहू का इस्तकबाल किया। रस्में हुई, मगर उसके चेहरे पर एक मस्तूरी मुस्कुराहट थी। सहरिश सबके साथ हंसी खुशी घुलने की कोशिश करती रही, मगर आबदा के दिल का गुरूर और लालच अभी सोया नहीं था। पहली रात सहरिश अपने कमरे में बैठी थी। अली हसन अभी बाहर रिश्तेदारों में मसरूफ़ था। थोड़ी देर बाद वो आया तो बहन आयशा ने शरारत से दरवाज़ा रोका। अली हसन ने मुस्कुराकर जेब से कुछ नोट निकाल कर दिए, तब जाकर उसे अंदर एंटर होने दिया। कमरे में दाखिल हुआ तो सहरिश झिझकी हुई बैठी थी, दिल धड़क रहा था। अली हसन आहिस्ता से पास आया, बैठा, प्यार से उसका हाथ थाम कर बोला, अब तुम मेरी ज़िंदगी हो सहरिश, हमेशा मेरे साथ रहना। सहरिश की आंखों में आंसू आ गया, बोली, अली हसन तुमने मुझे इतनी इज्जत दी, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उनकी रूहें जैसे एक हो गईं। अगली सुबह 5 बजे आबदा ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा तैयार हो जाओ। सहरिश फौरन उठी, दरवाज़ा खोला। आबदा के चेहरे पर बनावटी नरमी थी। अली हसन भी जागा। दोनों तैयार होकर घर वालों के साथ नाश्ता करने लगे, मगर ये सुकून ज़्यादा देर तक ना रहा। नाश्ते के फौरन बाद आबदा ने सहरिश को बावर्ची खाने के कामों में लगा दिया। अली हसन सहरिश को अपने पास बुलाना चाहता था, मगर आबदा ने हर वक्त उसे कामों में उलझाए रखा। दोपहर के बाद सहरिश ने जैसे ही ज़रा दम लेने की कोशिश की, आबदा ने कहा, बेटी ज़रा तैयार हो जाओ, आसपास की औरतें तुमसे मिलने आ रही हैं। असल में आबदा ने पहले ही सब पड़ोस की औरतों को बुला रखा था, ताकि वो सहरिश को नीचा दिखा सके। पड़ोसनें आईं, सब ने सहरिश की खूबसूरती की तारीफ़ की, मगर आबदा को ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो बोली, बस यही साड़ियाँ लाई है, जहेज़ में कुछ ख़ास तो नहीं। सबके सामने सहरिश की चीज़ें निकाल निकाल कर दिखाने लगी, कभी बर्तनों पर तंज, कभी कपड़ों पर। सहरिश के दिल में ये बातें चुभने लगी, मगर वो चुप रही। मेहमानों के जाने के बाद सहरिश चुपके से कमरे में गई और आंसू बहाने लगी।
علی حسن آیا تو پوچھا، سہرش کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سہرش نے کہا، کچھ نہیں، بس امی کی یاد آ گئی تھی۔ علی حسن نے پیار سے اسے تسلی دی۔ اسے چپ کرا ہی رہا تھا کہ عابدہ نے پھر آواز دی، بہو آؤ ذرا، تھوڑا سا کام باقی ہے۔ شام کو جب علی حسن نے کہا، امی آج ہم دونوں ذرا باہر سیر کو جائیں، تو عابدہ نے سخت لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، ابھی نئی شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کل چلے جانا۔ علی حسن اپنی ماں کی بات ٹال نہ سکا۔ دوسرے دن سہرش کے میکے سے خالہ، خالو اور عائشہ آئے۔ سہرش ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ سہرش کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر واپس چلے گئے۔ 2 دن بعد عابدہ خود سہرش کو واپس لینے گئی۔ سہرش جان چکی تھی کہ ساس اسے پسند نہیں کرتی، مگر صبر کے ساتھ خدمت کرنے لگی۔ سہرش محنتی اور سمجھدار تھی، گھر کے کام وقت سے پہلے کر دیتی، مگر عابدہ کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ہر کام میں کمی نکالتی، آواز اٹھاتی، جھڑکتی۔ یہ سب تب ہوتا جب علی حسن گھر پر نہ ہوتا۔ سہرش تھک ہار کر رات کو تنہا روتی رہتی۔ علی حسن نے محسوس کیا کہ سہرش خاموش اور تھکی تھکی رہنے لگی ہے۔ اس نے سوچا، میں اسے تھوڑا خوش رکھوں اور اسے وقت دوں۔ اس نے 10 دن کے لیے ہنی مون کا پروگرام بنایا۔ ماں کو بتایا تو عابدہ کا چہرہ بگڑ گیا۔ بیٹا اتنا خرچہ کیوں؟ گھر میں بھی تو رہ سکتے ہو۔ مگر علی حسن اپنی بات پر قائم رہا۔ 3 دن بعد وہ دونوں روانہ ہوئے۔ بس کا سفر لمبا تھا، مگر سہرش کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ وہ علی حسن کا ہاتھ میں خوابوں میں کھوئی تھی۔ مری پہنچ کر ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ 10 دن لمحوں کی طرح گزر گئے۔ وہ دونوں یادوں میں گم، ہنستے کھیلتے گھر واپس آئے۔ مگر گھر پہنچتے ہی عابدہ کی تلخی پھر شروع ہو گئی۔ سہرش اب چپ چاپ رہنے لگی تھی، مگر اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ کچھ ہی دن بعد علی حسن کو کمپنی کے کام سے 1 مہینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ جاتے وقت اس نے سہرش سے وعدہ کیا، میں جلد واپس آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، امی کی بات ماننا۔ سہرش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی کا خیال بھی رکھوں گی، آپ کی کمی بھی نہیں آنے دوں گی۔ مگر جیسے ہی علی حسن گیا، گھر کا ماحول بدل گیا۔ عابدہ کے لیے اب جیسے میدان کھل گیا تھا۔ وہ بات بات پر سہرش کو ڈانٹتی، تانے دیتی۔ علی حسن کی بہن عائشہ بھی ماں کی نکالی کرنے لگی۔ دونوں مل کر سہرش کو آرام کا سانس نہ لینے دیتی تھی۔ اب سہرش اکیلی پڑ گئی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ چھپ کر روتی۔ علی حسن کے جانے کے چند ہی دن بعد عابدہ کی بہن شمیم ان کے گھر آ گئی۔ شمیم کا دل بھی لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روز عابدہ کے کان بھرتی، بہن یہ کیسی غریب بہو تم لے آئی، نہ بولنے کا سلیقہ نہ رہنے کا۔ میری نظر میں تو ایک امیر گھر کی لڑکی ہے، اس کے باپ نے وعدہ کیا ہے کہ شادی پر بنگلہ، گاڑی اور 100 تولہ سونا دے گا۔ ایسی بہو لو تو خاندان کا رتبہ بڑھتا ہے۔ یہ سہرش تو بالکل دیہاتی لگتی ہے۔ شمیم کی باتوں نے عابدہ کے دل میں زہر گھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک بڑھتی گئی۔ اس دن کے بعد سہرش پر ظلم اور بڑھ گیا۔ اب عابدہ اور شمیم دونوں مل کر اس پر بات بات پر غصہ نکالتی تھی۔ سہرش کے کھانے پینے تک میں روک ٹوک، ہر کام پر تانا، یہ کیا بنایا، تم سے کچھ سیدھا نہیں ہوتا۔ سہرش صبر کے سمندر میں ڈوبی رہتی، دل میں صرف ایک ہی نام تھا، علی حسن۔ وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ کہیں اس کے شوہر کو دکھ نہ ہو۔ کبھی اس نے علی حسن کو شکایت نہ کی، مگر شمیم کا زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن شمیم نے عابدہ سے کہا، بہن یہ لڑکی زیادہ دن تمہارے قابو میں نہیں رہے گی، اس سے پہلے کچھ کر لو، ورنہ کل کو یہ تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف کر دے گی۔ سہرش نے یہ ساری باتیں دروازے کے پیچھے سے سن لی۔ اس کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ہیں، مگر پھر دل نے کہا، نہیں، شاید میں وہم کری ہوں۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھا چکے تھے۔ سہرش کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ عابدہ نے آواز دی، بہو ذرا ایک گلاس پانی دینا، بڑی پیاس لگی ہے۔ سہرش پانی لینے گئی، ادھر شمیم نے موقع دیکھ کر سہرش کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ سہرش بے خبر تھی، واپس آ کر عابدہ کو پانی دیا، پھر بیٹھ کر خود کھانے لگی۔ ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ دھو کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف علی حسن تھا۔ علی حسن نے کہا، سہرش آج دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ سہرش بولی، جی علی حسن، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ علی حسن بولا، بس دل میں عجیب سا احساس ہو رہا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ دونوں کچھ دیر محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ کتنے میں عابدہ نے بلند آواز میں کہا، بہو کتنی دیر لگاؤ گی کھانے میں؟ سارا وقت فون پر ہی باتیں کرتی رہتی ہو۔ سہرش نے جلدی سے کہا، اچھا علی، بعد میں بات کرتی ہوں، اور فون بند کر کے کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگے، کیش شروع ہو گئی۔ وہ گرتی پڑتی عابدہ کے پاس گئی، امی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کو بلوا دے۔ عابدہ نے لا تعلقی سے کہا، ہاں ہاں، بس ذرا لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔
सहरिश लड़खड़ाती हुई अपने कमरे तक पहुंची, मगर अब उसकी सांस उखड़ रही थी। वो फ़ोन तलाश करने लगी ताकि अली हसन को कॉल करे, मगर फ़ोन कहीं नहीं मिला। आयशा पहले ही छुपा चुकी थी। चंद ही मिनटों में सहरिश ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आबदा और शमीम ने डरते डरते उसके जिस्म को देखा, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खौफ और लालच का साया। उन्होंने सहरिश के जिस्म को एक बड़े बैग में डाला और शहर से दूर सुनसान इलाके में जाकर दफना दिया। उसका फ़ोन भी बंद करके मट्टी में दबा दिया। फिर दोनों घर वापस आईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे अली हसन ने सहरिश को कॉल की, मगर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने माँ को फ़ोन किया। आबदा ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा सहरिश ज़रूरी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में बात कर लेना। अली हसन बोला, अम्मी मैं कल वापस आ रहा हूँ, उसे बता देना। शाम को जब अली हसन ने दोबारा फ़ोन किया तो हैरानी हुई। इस बार सहरिश के नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन उठाया। सहरिश तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों था? सहरिश की मध्यम आवाज़ आई, अली हसन मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, काश तुम मुझे अपने साथ ले जाते। इतना कहकर कॉल बंद हो गई। अली हसन के दिल में अजीब सा खौफ और दर्द उतर आया। अगले दिन जब वो बार बार फ़ोन करता तो कभी फ़ोन बंद होता, कभी खुद सहरिश की कॉल आ जाती। अगले दिन अली हसन वतन वापस लौट आया। शाम के करीब जब वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा आयशा ने खोला। अंदर दाखिल होते ही माँ के गले लगा। खाला शमीम भी वहीं पर मौजूद थी। सबके चेहरों पर अजीब खामोशी थी। अली हसन ने सबको सलाम किया, मगर निगाहें बार बार सहरिश को ढूंढ रही थी। वो कहीं दिखाई न दी। उसने माँ से पूछा, अम्मी सहरिश कहाँ पे है? आबदा ने झूठ खड़ कर कहा, बेटा सहरिश की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, वो गांव चली गई है। अली हसन चौंक कर बोला, लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आबदा बोली, जल्दी में गई होगी, भूल गई बताना। अली हसन को तसल्ली ना हुई। रात खाने के बाद वो सहरिश को कॉल करने लगा, मगर फ़ोन अब भी बंद था। अगले दिन उसने सहरिश के वालिदैन को कॉल की, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आबदा के दिल को ज़रा सा इत्मीनान हुआ कि उसका झूठ फ़िलहाल बच गया है। वो बोली, बेटा ज़्यादा फिक्र मत करो, वो ठीक ही होगी। रात को अली हसन थकन से सो गया। सुबह जब आँख खुली तो उसके फ़ोन पर सहरिश की 2 मिस्ड कॉल्स थीं। दिल खुशी से धड़क उठा। फ़ौरन कॉल की, मगर फिर वही जवाब, स्विच ऑफ। वो परेशान सा माँ के पास गया। अम्मी सहरिश ने रात मुझे कॉल की थी, मगर अब फ़ोन बंद है। 2 दिन से यही हो रहा है, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो बंद, और कुछ देर बाद वो खुद कॉल करती है। समझ नहीं आ रहा ये क्या बात है। आबदा, आयशा और खाला शमीम के चेहरे जर्द पड़ गए। आबदा के हाथ कांपने लगे। अली हसन कुछ समझे बगैर बोला, अम्मी आप ठीक है ना? आबदा ने खुद को संभाला। हाँ बेटा, थोड़ी तबीयत ख़राब है, तुम फिक्र ना करो। अली हसन ने फैसला किया कि वो खुद गांव जाएगा। आबदा ने बहुत रोका, मगर वो नहीं माना। अगली सुबह वो गांव के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सहरिश के वालिदैन को सही सलामत देखकर खुश हुआ, मगर जब पूछा सहरिश कहाँ है तो वो हैरान रह गए। सहरिश की माँ बोली, बेटा हमने तो 1 महीने से अपनी बेटी को देखा ही नहीं, न बात हुई न वो यहाँ पर आई। अली हसन बोला, मगर अम्मी ने कहा था कि वो आपके पास है। सहरिश के वालिदैन रोने लगे। बेटा हमें तो कुछ पता नहीं, तुम जाकर देखो वो कहाँ है, हमारी बेटी वापस से आओ। अब मामला वाज़ेह तौर पर मशकूक लग रहा था। अली हसन ने फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म दिया। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। सहरिश का नंबर आखिरी बार अली हसन के ही घर के करीब एक टावर से ट्रेस हुआ था। ये सुनकर अली हसन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। पुलिस ने घर पर छापा मारा। घर में मौजूद तमाम अफराद से पूछताछ हुई। पुलिस ने सहरिश के मोबाइल के डाटा की बैकअप रिकवरी करवाई, तो मालूम हुआ कि उसके आखिरी वीडियोज़ और वॉइस नोट्स इसी घर से भेजे गए थे। जब पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो खाला शमीम के मोबाइल से जहरीली दवा की ख़रीदारी के मैसेजेस और एक पैगाम मिला, जिसमें लिखा था, काम हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा। आबदा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। चंद ही घंटों की तफ्तीश के बाद आखिरकार आयशा टूट गई। वो रोते हुए बोली, अम्मी और खाला ने मिलकर सहरिश को ख़त्म किया। वो इसे कबूल नहीं करती थी, कहती थी वो गरीब है, जहेज़ नहीं लाई। उसके खाने में जहर मिला दिया गया। फिर रात को लाश बाहर वीराने में दफना दी गई। पुलिस ने निशानदेही पर ज़मीन खुदवाई। अंदर से सहरिश की लाश और मोबाइल बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में जहर से मौत साबित हुई। आबदा, शमीम और आयशा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सबके चेहरे झुके हुए थे। अली हसन गवाही देते हुए टूट गया। सहरिश के वालिदैन की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे, जैसे उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। चंद हफ्तों बाद जब केस मीडिया पर आया तो अली हसन की हालत बिगड़ती चली गई। माँ की बेरहमी और महबूबा की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो ज़हनी तौर पर तो पहले ही साइको हो चुका था।
درحقیقت پاکستان آنے سے پہلے اس سے سحرش کی جو کالزاری تھی وہ بھی محض اس کا وہم تھا۔ وہ دن رات چپ چاپ بیٹھا رہتا، سحرش کا نام بار بار لبوں پر آتا۔ ایک دن ریلوے لائن کے قریب لوگوں نے ایک لاش دیکھی، علی حسن کی۔ وہ ٹرین کے نیچے آ گیا تھا۔ جب یہ خبر آبدہ تک پہنچی وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نہ صرف بہو بلکہ اپنا جیتا جاگتا بیٹا بھی چھن گیا تھا۔ یہی انجام ہوتا ہے ان ماں باپ کا جو دولت اور جہیز کی لالچ میں اولاد کی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سٹوری صرف ایک انجام نہیں، ایک سبق ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور کبھی کبھی اپنا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ہی ہاتھوں سے وہ رشتے مٹا دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لالچ، ضد اور انا، یہ سب وقتی فائدے ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیشہ دل کی سکون سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔